हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको घटना चक्र की आई दृष्टि पढ़ा रहा हूँ और अभी जो है हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो इंग्लिश में जो भी अवेलेबल है चीज़ें मैं उसको एकदम हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। और मैंने सुबह वाली क्लास में आपको जो है इसके पहले जो ADR के आर्टिकल थे उसको मैंने कंप्लीट कराया था। इसके बाद मैं शुरू कर रहा हूँ और मैं नेशनल के जो भी करंट अफेयर्स होंगे, राष्ट्रीय जो अफेयर्स होते हैं, नेशनल करंट अफेयर्स, वो सभी चीज़ें मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। तो 1 घंटे की क्लास होगी, पूरी क्लास देखिएगा, इसमें बहुत सी चीज़ें जो है आपको कवर हो जाएंगी। और प्लीज़ दोस्त, आप इंतज़ार मत करिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। मे बी अगर 27 अक्टूबर को पेपर हो गया तो आपके पास रिवीजन के लिए बहुत ही कम समय बचेंगे। तो ऐसे में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उससे आप बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करिए। मैं आपको जो है इसमें सहायता कर रहा हूँ। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग। राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जो है जो पर्यावरण पे और जो जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है पूरी विश्व के समुदायों पे, ऐसे में तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार क्या कहा कि जो भी पर्यावरण का जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन जो भी हो रहे हैं, इसके कारण से हमारे राइट टू लाइफ यानी आर्टिकल 21 में जो भी जीवन के स्वतंत्रता का अधिकार है, व्यक्तिगत और जीवन स्वतंत्रता का संरक्षण की बात की गई है, उसका और समानता का अधिकार आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है। और ये जो बातें की गई हैं एक बेहद ही बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में की गई हैं, यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो चीफ जस्टिस जो थे DY चंद्रचूड़ और JB पार्डीवाला और मनोज मिश्रा, इन 3 जजों की बेंचेस थी जिन्होंने ये बात कही। राइट टू हेल्थ ये जो है ये पार्ट है, कौन सा, आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक पार्ट है। और ये बताता है इसमें बताया गया कि जो भी एयर पोल्यूशंस है, जो भी जल जनित बीमारियाँ हैं, तापमान में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, सूखा पड़ रहा है, फूड सप्लाई में शॉर्टेज हो रही है, स्टॉर्म हो रहा है, स्टॉर्म्स है यानी कि जैसे कि तूफान हो गया, चक्रवात हो गया, बाढ़ आ रही से बिहार में भी बड़ा बाढ़ आई हुई है, और क्रॉप फेलर हो गया, जैसे कि आपका जो है भूखमरी की समस्या बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जो भी एडवर्स जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, तो उन लोगों के जो क्या है कि वे समुदाय जो इन सभी चीज़ों से निपटने में सक्षम नहीं हैं और जो पर्यावरण के बदलाव आ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से उन लोगों के अधिकारों की और उन लोगों की जीवन की जो है कहीं ना कहीं उसका हनन हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और जीवन की सुरक्षा हम कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में इसी को लिंकअप करके सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने जो है इस बात को कहा है। तो बहुत ही बड़ा जो है ये बात है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया आर्टिकल 48A को। 48A क्या कहता है कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करता है यानी DPSP में जो है इसकी बात यहाँ पे की गई है, जिसमें बताया गया कि राज्य जो है वो पर्यावरण की रक्षा के लिए और उसमें सुधार करने के लिए क्या करेगा कि वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। ये बातें यहाँ पे की गई हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है पूछा जा सकता है सवाल जो है इस पर UPPCS DPSP या जो ये आपके मूलभूत अधिकार होते हैं, इस पे सवाल बना है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी चीज़ों को अच्छे से तैयार करो आप। ठीक है, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 51AG क्लॉज का भी जो है वो उसमें उल्लेख किया। 51AG मतलब क्या है, उसमें कि सारी चीज़ों को जो है इसमें मौलिक कर्तव्यों की बात की, जिसमें बताया गया है कि हमें जो है वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करनी चाहिए और साथ ही साथ जो है हमें किसी भी प्रकार से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें हमें वन, झील, नदियाँ, वन जीवन सहित जो भी प्राकृतिक पर्यावरण उसकी रक्षा करना है, संवर्धन करना है और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है। ये बातें हमारी जो की गई हैं मौलिक कर्तव्यों में की गई हैं। तो इसी की बात यहाँ पे उल्लेख जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ठीक है, भारत की 5 पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाले जो आर्टिकल्स हैं ना 48A और 51 मतलब A का यानी कि जो आपका मौलिक कर्तव्य उसका G वाला जो है सेक्शन, तो इस वाली सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। DPSP को बिल्कुल रट जाना है, उसमें एक एक क्लॉज को सबको आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब आता है कि भारत का जो पंचामृत का जो सिद्धांत दिया गया था उसमें 5 पॉइंट क्या हैं। तो इसमें से सवाल बनने की संभावना UPPCS के प्रीलिम्स में ज़्यादा है। क्यों है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, बताया गया इसमें कि हमें जो है 2030 तक 500 गीगावाट की नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी की कैपेसिटी हमें बनानी है। ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल।
ठीक है, उस पर कैपेसिटी हमारी एनर्जी क्या होनी चाहिए, 2030 तक हमें 500 गीगावाट। इसके बाद हम अपने जो 2030 तक अपनी पूरी ऊर्जा ज़रूरतें हैं उसका हम लोग 50% यानी आधा तक हिस्सा कहाँ से लाएंगे, तो रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से हम पाएंगे। ठीक है, लेने का ये हमारा लक्ष्य है पंचामृत में। ध्यान देना 2030 तक जो है हमें करना क्या है, तो जो देश का टोटल कार्बन एमिशन है उसमें 1 बिलियन टन की कटौती करनी है। ठीक है, ध्यान देना है कि 2030 तक जो है हमें क्या करना है कि जो कार्बन इंटेंसिटी है भारतीय अर्थव्यवस्था की उसको 45% जो है वो कम करना है। ठीक है, इसके साथ ही हमें 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के गोल को लक्ष्य करना है। यानी ये जो 5 जो प्रण लिए गए हैं इसी को बोलते हैं पंचामृत, और इनको आपको नोट करके रखना है, भूलना मत। ठीक है, सारी चीज़ों को आपको याद रखना। नेक्स्ट आर्टिकल आता है सेंटर नोटिफाइड रूल फॉर CAA इम्प्लीमेंटेशन। CAA कानून कई बार पढ़ाया जा चुका है, तो केंद्र सरकार ने इसको नोटिफाई किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफाई किया है, ध्यान देना आपको। ठीक है, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, किस चीज़ के, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के। इसमें बताया गया कि जो भी पर्सन हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो है भारत में 31 दिसंबर 2014 से तक या उसके पहले तक जो है आए हुए हैं, सरकार उनको जो है इलीगल माइग्रेंट नहीं मानेगी, अवैध प्रवासी नहीं मानेगी। ठीक है, तो ऐसे में ध्यान देना है कि इसमें इस एक्ट में सवाल कहाँ फंसा सकता है आपको, ये चीज़ देखो, इस एक्ट के थ्रू उन एरिया को कवर नहीं, उन एरिया में जो है ये कानून लागू नहीं होगा जो 6 शेड्यूल में है। अभी मैंने 6 शेड्यूल आपको सुबह वाली क्लास में पढ़ाया था, तो 6 शेड्यूल में जो होगा वो यहाँ पे कानून पालन नहीं होगा, जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में। ठीक है, इसके साथ ही ये वाला जो कानून है उन राज्यों में भी जो है नहीं पालन होगा जहाँ पे इनर लाइन परमिट है। इनर लाइन परमिट किन की जगहों पे है, तो ध्यान देना, सवाल पूछा जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, मिजोरम में है, मणिपुर मत लगा देना। ठीक है, मेघालय मत लगा देना, सभी चीज़ें कन्फ्यूजन वाली होती है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम में है। ठीक है, और ध्यान देना है कि इस कानून ने जो मतलब प्राकृतिक जो अवस्था के थ्रू यानी प्राकृतिकरण के थ्रू जो है ये सिटीजनशिप आप लेते हैं, नागरिकता लेते हैं, तो उसकी अवधि को 11 साल से कम करके 5 साल कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है। नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें 11 साल से कट करके 5 साल कर दिया है। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन एंड सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, इसमें सिर्फ यही ध्यान देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर के जो इलेक्शंस थे उसमें अनफेयर एक्टिविटीज़ को लाया गया था, जिसकी वजह से उसको कैंसिल कर दिया। बस बात खत्म, इसमें कुछ पढ़ने वाला चीज़ नहीं है, फालतू है ये। ठीक है, यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट अब ये आया है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसमें से सवाल बनते हैं, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है कि अब ध्यान देना है कि इसमें कि जो मार्च 2024 में 6 न्यू साइट्स थी मध्य प्रदेश की, जिनको जो है टेंटेटिव यूनेस्को लिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो कौन सा, ग्वालियर फोर्ट, जिसको किसने बनाया था, तो राजपूत जो योद्धा थे सूरज सेन ने 6वीं शताब्दी में इसको बनाया था। ठीक है, 6वीं ईस्वी में बनाया था। ठीक है, इसके बाद धामनार केव्स जो हैं, धामनार गुफाएं हैं मंदसौर डिस्ट्रिक्ट की, उसको यहाँ पे शामिल किया गया है। भोजेश्वर महादेव टेम्पल भोजपुर का है, इसको जो है सोमनाथ, पूर्व का सोमनाथ अभिष्ट बोलते हैं। ठीक है, राजा भोज ने इसको कंस्ट्रक्शन के लिए ऑर्डर दिया था, तो ये जो है इसको कंस्ट्रक्शन को करवाया था। तो कौन सा है, भोजेश्वर महादेव टेम्पल भोजपुर। इसके बाद आता है रॉक आर्ट साइट ऑफ चंबल वैली। चंबल वैली की जो है रॉक आर्ट जो साइट है उसको शामिल किया गया है। खूनी भंडारा, ठीक है, ये बुरहानपुर का है, 1615 में बनवाया गया था। इसके बाद गोंड मोनूमेंट मांडला का, मांडला जिला डिस्ट्रिक्ट है जो वहाँ पे गोंड मोनूमेंट है, उनको जो है यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, तो अभी आप देखो तो भारत में टोटल जो है करंटली 42 यूनेस्को हेरिटेज साइट है। यहाँ कंफ्यूज मत होना, भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या कितनी है, 42 है। ठीक है, अब अभी नीचे और भी चीज़ें आएंगी, इसमें कि 34 क्या है, कल्चरल है, सांस्कृतिक है, 7 क्या है, प्राकृतिक है, और 1 क्या है, मिक्स है, यानी जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है। ठीक, अगर हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट की पूरे विश्व स्तर की बात करें तो सबसे टॉप पे इटली है, सेकंड नंबर पे चाइना है, थर्ड पे जर्मनी है, फोर्थ पे फ्रांस है, और इसके बाद स्पेन है। ठीक है, पहली जो साइट्स थी जो कि यूनेस्को की लिस्ट में ऐड की गई थी वो थी अजंता एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट और ताजमहल थी। अभी हाल में देखो तो आपको जो है रिसेंट लिस्ट कौन जारी किया गया था इसमें, तो शांति निकेतन वेस्ट बंगाल का था। ठीक है, और इसके बाद होयसला साइट्स को यहाँ पे शामिल किया गया था 42 में। लेकिन अगर आप देखो टेंटेटिव लिस्ट में, तो टेंटेटिव लिस्ट जो है वो क्या, उसमें 57 है, और टोटल जो लिस्ट है सिर्फ उसमें यानी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट साइट में तो 42 है। ठीक है, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे।
अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं भारत रत्न अवार्ड्स। इसको आपने पढ़ा भी होगा। तो भारत रत्न अवार्ड जो है ये पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद ही जो है आपको देखो, तो इसके बाद ये अनाउंस किया गया कर्पूरी ठाकुर को भी, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ ही बीजेपी के जो लीडर हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उनको भी भारत रत्न की जो है देने की घोषणा की गई। तो कर्पूरी ठाकुर को आपको जानना है, इनको जननायक के तौर पे जानते हैं। इनका जो जन्म स्थान था वो समस्तीपुर था बिहार में। इसके बाद जो है इन्हीं पे जो मतलब इन्हीं पे जो इन्होंने जो है बहुत अच्छा काम किया था कर्पूरी ठाकुर को बिहार में, और इनको जननायक के तौर पर जानते हैं। काफ़ी सम्मान से नाम याद किया जाता है, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना आपको। एमएस स्वामीनाथन, इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन, आप सब लोग जानते होंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के पूरे जो कर्ता धर्ता हैं यही हैं। और हाई यील्ड सील्ड, और इसके बाद ही जो है ये आपको देखो तो इंडिया नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स के जो है ये नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स के चेयरमैन भी रहे हैं। इनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी 1961 में मिला। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन अवार्ड मिला, साथ साथ रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, जिसको एशिया का नोबेल बोलते हैं। पद्म विभूषण भी मिला। लाल कृष्ण आडवाणी, इनका जन्म कराची में हुआ था, ठीक है। 7th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। चौधरी चरण सिंह, इनके जन्म दिवस को हम लोग किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 दिसंबर इनका जन्मदिन है, तो ध्यान देना आपको। 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है ये थे। और ये क्या थे कि अब ध्यान देना है कि प्रोमिनेंट लीडर थे किस चीज़ के, फार्मर्स के, किसानों के एक बहुत ही पुरोधा थे, बहुत ही मजबूत और मतलब प्रखर नेता थे। इनको जो है सबसे पहले तो किसान पुत्र के रूप में भी जाना जाता है, और किसानों को उन्होंने बहुत अधिक लड़ाई लड़ी, किसानों के लिए काफ़ी फेमस थे इन्होंने। और अब आता है हम लोग पीवी नरसिम्हा राव। इनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो करीमनगर में हुआ, ठीक है। ये 9th प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स और 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, यानी कि पंचायती राज और शहरी निकायों की जो पूरी संविधान संशोधन हुआ उसका इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, और एलपीजी रिफॉर्म्स भी हुए इन्हीं के कार्यकाल में हुए थे। इन्होंने सहारसा फान एक हिंदी ट्रांसलेशन किया, किसका, तेलुगु नॉवेल है वही पाडागालू, किसका नॉवेल है, श्री विश्वांथा सत्यनारायणा, ठीक है। तो इनको भी ध्यान देना, इसको भी अब ये न्यूज़ में है तो चीज़ों को आपको रटना ही पड़ेगा, तो आपको इसको ध्यान देना। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, यानी असंवैधानिक घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है नल एंड वाइड घोषित किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया, और बताया कि जो ये बॉन्ड्स हैं वो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आर्टिकल 19(1)(a) क्लॉज का जो है वो संविधान का उसका वायलेशन करता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि आपको क्या करना है कि आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के ट्रांजैक्शन डिटेल को सार्वजनिक करना है। इसके लिए सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है डबल प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट को अपनाया, ठीक है। तो इस अप्रोच में किन्हीं दो मुद्दों के बीच में अनुपातिकता के आधार पर टेस्ट होता है कि कौन सा अधिक इंपॉर्टेंस है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू प्राइवेसी, इसके प्रोपोर्शनलिटी पे यहाँ पे टेस्ट करके सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस डिसीजन को दिया, ठीक है। तो ध्यान देना आपको। इसके बाद ही जो अब इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी होता है, क्योंकि यूनियन बजट में जो पूर्व के हमारे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को 2017 में, ठीक है। ये एक तरह से पी नोट्स था, प्रॉमिसरी नोट्स था, ठीक है। पी नोट्स को मैंने विजन की क्लासेस में बहुत बार पढ़ाया है, तो जाहिर सी बात है अब इतना डिटेल में तो जाएंगे नहीं क्योंकि क्लासेस बहुत लेंदी हो जा रही हैं, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो है ये राइट थी कि आप जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को 1000 रुपये के, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये के सापेक्ष में जो है ये बॉन्ड को जारी करो, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब हालांकि जो है इसमें हटा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने सारा डेटा को सार्वजनिक करने का आदेश दे दिया था, जिस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था, कई बार फिर कोर्ट में जाना पड़ा, फिर जाकर के चीज़ें जो है ये सामने आई। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि जो पुष्कर सिंह धामी उन्होंने जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता को यहाँ पे पास किया, और उत्तराखंड जो है पूरे स्वतंत्र भारत में पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने जो है अपना इम्प्लीमेंट किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, ठीक है, जो कि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ के लिए जो है ये काम आएगा, ठीक है। पुर्तगीज सिविल कोड जो है वो गोवा में लागू है, जो कि पूरी तरह से इंडिया का फर्स्ट स्टेट है, जो कि यहाँ पे यूसीसी है, लेकिन वो स्वतंत्र भारत का नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आया है कि ये चीज़ आप देख लो, ये सिर्फ जो है यहाँ पे हेट्रोसेक्सुअल जो रिलेशनशिप्स होंगी वहीं पे लागू होगा, जहाँ पे LGBTQ जो कम्युनिटी है वहाँ पे चीज़ें समलैंगिक चीज़ों पे ये लागू नहीं होता है कानून, ठीक है, ध्यान देना आपको। अब आता है कि एक इसमें बाकी चीज़ों को छोड़ दो, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अयोध्या राम मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो जनवरी 2024 में
बहुत ही ऐतिहासिक पल था जब उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, ठीक है। और रामलला की जो मूर्ति थी वहाँ पे उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ और इसमें देश विदेश के बहुत सारे लोग जो है उसमें शामिल हुए थे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे जटायु की भी एक मूर्ति रखी, अयोध्या के राम टेम्पल की जो है परिसर में ही। तो ये चीज़ें थी। अब आता है कि मंगल ध्वनि। मंगल ध्वनि क्या था? ये ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे पूरे, जहाँ पे ये राम मंदिर की जो पूरी प्राण प्रतिष्ठा थी वहाँ पे जब कार्यक्रम हुआ था तो ये जब सब बजे थे, जिसमें कि आपको ध्यान देना है कि बहुत सारी इसमें हम लोग देखेंगे इसमें ऑर्केस्ट्राज थे, जैसे कि जो अयोध्या के सेलिब्रेटेड पोएट हैं यतीन्द्र मिश्रा और संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली है उसके थ्रू जो है सपोर्ट करके ये पूरा जो है मंगल ध्वनि को चलाया गया, जिसमें पखावज को, अजगोला को, संतूर को, पुंज को, तंबूरा को, सहनाई को, रामनाथा को, घाटम को, संतार को, पखावज को और हुंडका को, ठीक है। तो इन सारी जो चीज़ों को यहाँ पे शामिल करके एक जो है ये मंगल ध्वनि का पूरा इंस्ट्रूमेंट का यूज करके मंगल ध्वनि को जो यहाँ पे बजाया गया था। अब आते हैं हम लोग की जो अयोध्या का राम मंदिर का टेम्पल है वो क्या है। तो अयोध्या का जो राम मंदिर का टेम्पल है ना वो दोस्त, अब आपको ध्यान देना इसमें कि ये 3 स्टोरी बिल्ड है, ये नागर शैली में बिल्ड है, ठीक है। 3 स्टोरी टेम्पल बिल्ड है और ये पूरा नागर शैली में स्ट्रक्चर को बिल्ड किया गया है। इसमें आर्किटेक्ट जो थे वो कौन थे? चंद्रकांत बाई सोमपुरा और उनके 2 लड़के हैं निखिल सोमपुरा, आशीष सोमपुरा। लार्सन एंड टर्बो एक कंपनी है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी जिसने इसको जो है लाया था, बनाया था। मंडपम है, देखिए तो 5 मंडपम है, नृत्य मंडपम, रंग मंडपम, सभा मंडपम, प्रार्थना मंडपम और कीर्तन मंडपम, ठीक है। ये 5 मंडपम है। ग्राउंड फ्लोर है पूरा मंदिर का, वो किसके लिए है? तो ये पूरे जन्म की स्टोरी है जो उसके लिए समर्पित है, भगवान राम के बचपन के लिए। और इसके बाद फर्स्ट फ्लोर जो है वो भगवान राम का राज दरबार है, दरबार के लिए जो है ये फेमस है, ठीक है, उसके लिए स्थापित बनाया गया है, ठीक है। पैराकोटा ध्यान देना है आपको। अब इसमें परकोटा की बात है। परकोटा क्या है? जो टेम्पल है पूरा वो सराउंड है, यानी एक तरह से घेरा गया है, रेक्टेंगुलर शेप का कंपाउंड वाले, जिसको हम लोग परकोटा बोलते हैं। पंचायतन स्ट्रक्चर है शैली में ये पूरे टेम्पल में। इसमें जो है सूर्यदेव, देवी भागवती, गणेश भगवान और लॉर्ड शिवा की जो है टेम्पल को भी डेडिकेट किया गया यहाँ पे, ठीक है। अब रामलला आइडल की बात करते हैं हम लोग, जो इसमें बालक राम को यहाँ पे जो है स्थापित किया गया, जिसमें कि जो 3 स्कल्पचर्स थे, मूर्तिकार थे जिन्होंने इसको बनाने की बात करी थी, जिसमें जो है अरुण योगी राज की जो मूर्ति थी इसको चुना गया, मैसूर कर्नाटका के हैं, ठीक है। और इसी मूर्ति को गर्भगृह में जो है यहाँ पे स्थापित किया गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि रामलला की जो पूरी मूर्ति है इसके आसपास हिंदू रिलीजन के सिंबल जैसे स्वास्तिक हो गया, ओम सिंबल हो गया, चक्र, गदा और शंख, इन चीज़ों का जो है वहाँ पे समावेश है। सरकार ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को निर्माण किया, जिसमें कि 15 ट्रस्टी हैं और महंत नृत्य गोपाल दास को यहाँ पे चेयरमैन नियुक्त किया गया इस ट्रस्ट का। अब हम लोग आते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो है 2023 को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है उन्होंने इसको दिया भारत मंडपम नई दिल्ली में। और कौन होस्ट किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको होस्ट किया था। थीम क्या थी? वेस्ट टू वेल्थ। इंपॉर्टेंट है थीम पे आप जाना, थीम पे सवाल बनते हैं। तो वेस्ट टू वेल्थ जो है इसकी थीम थी। और यहीं पर एक चीज़ और भी यहाँ पे देखा गया कि एक गाना भी रिलीज किया गया जो कि एंथम है, स्वच्छ भारत मिशन एंथम है, जिसको कैलाश खेर ने गाया है। नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, ठीक है। इसके साथ ही एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन भी लाया गया जो हाईलाइट करती है केसेस की एक तारीख 1 घंटा एक साथ कैंपेन, ठीक है। तो ध्यान देना। अब इसके बाद हम लोग आते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड पे, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं हर साल। तो ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक 1 कौन पाया है? इंदौर और सूरत पाए हैं जॉइंटली। तीसरा रैंक किसका है? नवी मुंबई का है। दूसरा रैंक नहीं है, इसमें ध्यान देना, दूसरा रैंक नहीं है। टॉप जो रैंक है वो 2 शहर जो शेयर किए हैं और दूसरा रैंक नहीं है, तीसरा रैंक है नवी मुंबई का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। जो कौन सा कैंटोनमेंट है जो सबसे क्लीन है? तो महू है, महू कैंटोनमेंट बोर्ड। इसके बाद आता है कि कौन सा ऐसा जो गंगा टाउन है जो टॉप रैंक पे है साफ सफाई में, तो आपका जो है वाराणसी है, सेकंड रैंक प्रयागराज है। टॉप 3 सिटीज़ पॉपुलेशन जो 1 लाख से अधिक है तो उसमें इंदौर है, सूरत है टॉप पे और थर्ड रैंक नवी मुंबई है, ठीक है। पॉपुलेशन बिलो में देखें तो इस पर नहीं पूछता है। टॉप 3 स्टेट में देखें, स्टेट में सबसे टॉप पे महाराष्ट्र है, सेकंड पे मध्य प्रदेश है, थर्ड पे छत्तीसगढ़ है। टॉप 3 गंगा सिटी में वाराणसी, प्रयागराज और बिजनौर तीनों यूपी के हैं, ठीक है। जहाँ से गंगा नदी गुजरती है उसके आसपास के शहरों में सबसे स्वच्छ शहर की बात की गई थी, तो यहाँ पे वाराणसी, प्रयागराज और बिजनौर की बात की गई है। अब आता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन
2021-22 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन को रिलीज किया डेटा को, जिसमें बताया गया कि टोटल इनरोलमेंट हायर एजुकेशन का जो है बढ़ चुका है 4.14 से बढ़ करके 4.33 करोड़ हो चुका है। ठीक है, साल भर के गैप के दौरान फीमेल जो इनरोलमेंट है 2020-21 में 2.01 करोड़ था, जो बढ़ करके 2.07 करोड़ हो गया। ठीक है, हालांकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट जो चीज़ें हैं उसको ध्यान देना है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि SC/ST स्टूडेंट जो हैं उनमें क्या हुआ है कि जो नामांकन दर है वो 65% की रेट से बढ़ी है। ST के फीमेल स्टूडेंट में 80% की दर से बढ़ोतरी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER लिखा है यहाँ पे, तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है वो कितना बढ़ा है, तो देखना है आपको कि जो आपका 2014-15 में 30% था वो बढ़ करके 28% हो चुका है, और फीमेल ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो भी जो है वो बढ़ा है। ठीक है, अब आता है जेंडर पैरिटी इंडेक्स, रेशियो ऑफ फीमेल GR टू मेल GR, यानी कि जितना मेल GR है उसका रेशियो फीमेल पर कितना है, तो आप ध्यान देना है 1.01 है। तो ठीक है, ये आदर्श स्थिति है, अभी इसमें हालांकि बढ़ोतरी की ज़रूरत है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, बहुत बार मैंने इसको पढ़ा है विजन की मैगजीन में, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो है अपनी सहमति दे दी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को, जो कि 33% रिजर्वेशन देता है महिलाओं को लोकसभा और राज्य की असेंबलीज में। ठीक है, तो इसमें कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो ऑफिशियली 106वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, अब इसके की इम्पोर्टेंस क्या है, तो ध्यान देना है कि इसमें आपको जो है इसमें जो महिलाओं को रिजर्वेशन देने के लिए इसमें क्या किया गया कि जो दिल्ली के क्षेत्र है, दिल्ली के लिए उसमें आर्टिकल 239A में जो है वो संशोधन किया गया, एक प्रोविज़न ऐड यहाँ पे लाए गए, और इसके साथ ही इसमें नए आर्टिकल 330A, 332A और 334A को जो यहाँ पे जोड़ा गया। जो रिजर्वेशन है वो 15 सालों के लिए जो है वो प्रोविज़न करता है। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू। अब आएगा कि न्यू एक्ट टू ओवरलॉ द क्रिमिनल लॉ। अब लोकसभा में 3 क्रिमिनल लॉ पास हुए, तो आपको पता ही है, इसको मैंने कितनी बार पढ़ा है, सब लोग आप भी पढ़े होंगे। 3 बिल्स आए थे यहाँ पे, IPC की तरह CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पे 3 बिल्स लाए गए। IPC को जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 से जो है यहाँ पे रिप्लेस किया गया, CRPC को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से रिप्लेस किया गया, और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से यहाँ पे रिप्लेस हुआ। अब आपने ध्यान देना है, सब सारे प्रोविजंस इसमें से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। भारतीय न्याय संहिता जो है इसमें बताया गया था कि इंपॉर्टेंट क्या है कि पनिशमेंट, जो भी गैंग रेप के सभी जो पनिशमेंट होंगे सभी प्रकार के गैंग रेप के, उसमें 20 साल की जो है वो कैद की बात की गई है, या फिर जो है जीवन उम्र कैद की बात की गई है। फर्स्ट टाइम कैपिटल पनिशमेंट भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, बाकी चीज़ों को आप इग्नोर करिएगा, इसमें इंपॉर्टेंस उतना नहीं है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 का है, इसमें बताया गया कि किसी भी तरीके से अगर FIR हो जाता है, FIR या दर्ज कराया जाता है, तो 14 दिनों के भीतर जो है एक्यूज और विक्टिम को फ्री एक्सेस ऑफ कॉपी ऑफ FIR को यहाँ पे अवेलेबल कराना ज़रूरी होगा। ठीक है, और 0 FIR की बात यहाँ पे पूरे देश में की गई थी। ठीक है, इसमें प्रावधान किया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यहाँ पे क्या किया गया कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड है उसको एविडेंस के तौर पे यहाँ पे पेश करने की बात की गई थी। जैसे पहले क्या था कि पहले अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे लिखित साक्ष्य ही जो होते थे वो ले जाते थे, एविडेंस के तौर पर डिजिटल रिकॉर्ड, जैसे मान लो कि प्रिंट मीडिया में, मान लो कि अभी यूट्यूब है, यूट्यूब से अगर कोई वीडियोज़ को आप यहाँ पे एविडेंस के तौर पर कोर्ट नहीं लेता था, लेकिन अभी जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में समय के साथ जैसे बदलाव हुआ, वहाँ पे उसको एविडेंस के तौर पे लेना चालू कर दिया गया है। ठीक है, पटना हाई कोर्ट ने 65% का जो कोटा बनाया गया था बिहार में, उसको यहाँ पे उसको हटा दिया, उसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद उसको वहाँ पे जो है ये बातें आई थी, जैसे कि पिछले साल जो है पटना हाई कोर्ट ने यहाँ पे याचिका दायर की गई थी, जिसमें कि बिहार लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी 2023 में, उसने क्या किया था कि जो बैकवर्ड क्लास है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल क्लास है, शेड्यूल ट्राइब क्लास है, उसमें से जो कोटा था उसको 50 से बढ़ा करके 65% किया था। तो इसी को जो करके PIL दाखिल की गई थी 2023 में, और इसी को जो है पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो इस तरह की ये आर्टिकल्स कवर हो गए। अब हम लोग आते हैं नेशनल स्कीम्स और इनिशिएटिव्स पे। तो सुभद्रा जो है ये एक फ्लैगशिप स्कीम है, आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी जो स्कीम्स अभी आएंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभद्रा स्कीम को लॉन्च किया। फ्लैगशिप गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का ये प्रोग्राम है जो कि सितंबर 2024 में
17 सितंबर 2024 में लॉन्च हुआ था। ये क्या है? सिंगल वुमेन सेंट्रिक स्कीम है, लार्जेस्ट सिंगल वुमेन सेंट्रिक, सिर्फ महिलाओं पर केंद्रित ये एक बहुत बड़ा स्कीम है जिसमें 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। इनको फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी कि एक तरह से आर्थिक सहायता दी जाएगी उड़ीसा के महिलाओं को। और इसमें ध्यान देना है कि किस प्रकार की महिलाओं को शामिल किया गया, जिनकी उम्र जो है 21 से 60 वर्ष है और वे उड़ीसा की ही नेटिव हैं, उड़ीसा की ही रहने वाली हैं और इनका जो है मतलब स्पेसिफिक इनकम क्राइटेरिया है वो फुलफिल करती हों। तो ऐसे में यहाँ पे इनको किया क्या जाएगा, तो 10,000 रुपये का जो है 1 साल में इनको फाइनेंशियल एड दिया जाएगा 1 करोड़ महिलाओं को। कब तक? 2024 से 2029 तक, जिसमें 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा होगा। एक होगा राखी पूर्णिमा के दिन अगस्त में और इंटरनेशनल वुमेन डे मार्च 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। इस दिन जो है इनको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इस तरह से 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता यहाँ पे की जाएगी। अब आता है एग्रीश्योर स्कीम। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट जो शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने लॉन्च किया एग्रीश्योर स्कीम नई दिल्ली में। ये है क्या एग्रीश्योर स्कीम? तो एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल इंटरप्राइजेस, नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप्स के लिए फंड की और रूरल इंटरप्राइजेस के लिए बात करता है। यहाँ पे एक इनोवेटिव फंड है जो क्या करेगा कि एग्रीकल्चर लैंडस्केप जो भारत में है, पूरी परिदृश्य है, उसको बदलने के लिए जो भी स्टार्टअप्स हैं उसको ग्रोथ करने के लिए यहाँ पे एक फंड की व्यवस्था की गई है स्टार्टअप्स की एग्रीश्योर की, जिसमें 750 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पे पूरा इसमें योगदान है। जैसे इसमें आप देखो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 250 करोड़, नाबार्ड 250 करोड़ और 250 करोड़ जो बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और प्राइवेट सेक्टर होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, वो लगाएंगे और 750 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया है जो क्या करेगा, रूरल सेक्टर के और एग्रीकल्चर सेक्टर की जो भी स्टार्टअप्स होंगी उसको फंड करने की बात यहाँ पे की जाएगी थी। एग्रीश्योर ग्रीनाथन अवार्ड भी दिया गया जिसमें कि जो मोस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप्स थे जिन्होंने किसानों की जो समस्याएं जो किसान फेस कर रहे हैं वर्तमान में विभिन्न स्तरों पे, या फिर एग्री के वैल्यू चेन में, एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में, या फिर इनपुट मार्केटिंग में, या वैल्यू एडिशन में, या फिर अपने विपणन में, तो उस जो स्टार्टअप्स जो इससे निपटने में सबसे इनोवेटिव रहे उसको यहाँ पे पुरस्कृत किया गया। तो कौन कौन से 3 स्टार्टअप्स थे? तो ग्रीनाथन लॉन्च किया गया था 12 जुलाई 2024 को। ठीक है, तो 3 ग्रीन स्टार्टअप्स हैं, ग्रीन सापियो, कृषि क्रांति और एम्ब्रोनिक्स। ये जो है 3 विनर रहे हैं। ठीक है, अब आता है 5 ईयर ऑफ जल जीवन मिशन। 5 ईयर ऑफ जल जीवन मिशन, ये इसमें जो है 5 साल जल जीवन मिशन ने कवर कर लिया है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि 5 साल जब चीज़ें ये कवर हुई हैं तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें 3.23 करोड़ के जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, ग्रामीण के जो घरें हैं, उनको जल के कनेक्शन की बात की गई है। और ये क्या करता है कि जो टोटल 2024 तक जो भी अभी गैप हो रहा है यहाँ तक उसको प्रोवाइड, यानी 16 करोड़ एडिशनल हाउस होल्ड्स को गैप को फुलफिल किया जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया कि वर्तमान में देखें तो 12 अगस्त 2024 तक जल जीवन मिशन ने 11.82 करोड़ घरों को जो है अभी क्या किया उसने कि जल कनेक्शन प्रोवाइड कर दिए हैं। इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन जो है वो 15 अगस्त 2019 को चालू किया गया था, जिसमें इसका मुख्य लक्ष्य क्या था कि हमें टैप वाटर यानी नल के थ्रू जल का सप्लाई करना है प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में, और ये जो है 2024 तक इसको फुलफिल करने का पूरा टारगेट रखा गया है। 1 नेशन 1 लोकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है उसने एक प्लान बनाया है कि जो सभी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको सेंट्रलाइज किया जाए, मतलब केंद्रीकृत किया जाए, जैसे कि रोडवेज, रेलवे, एयरवे, वाटरवे, रोपवे, सबको सिंगल हब और टर्मिनल एक बना करके एक नेशन एक लोकेशन की बात यहाँ पे की गई है, जहाँ क्या हो कि एक से क्या हुआ कि पैसेंजरों की कन्वीनियंस यानी सुविधा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। जैसे कि अगर आप देखो, मान लो कोई शहर है, आपको रेलवे स्टेशन कहीं और मिलेगा, रोडवेज कहीं और मिलेगा, इसके साथ एयरपोर्ट कहीं और मिलेगा, रोपवे की सुविधा होगी तो रोपवे भी कहीं और मिलेगी। इस तरह से होता क्या है कि पैसेंजर्स को जिस तरह की दिक्कतें होती थी, यहाँ पे एक बहुत ही इनिशिएटिव लाया गया, बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव लाया गया 1 नेशन 1 लोकेशन की, जिसमें जो है 1 स्टॉप सोल्यूशंस तैयार किए जाएंगे, जो विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट के मोड है उसको कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। इसमें 2 पायलट हब, यानी कि अभी 2 हब को चुना गया है पायलट के आधार पर। पायलट मतलब इनकी टेस्टिंग की जाएगी कि कितना सफल है, कितना नहीं है, क्या नुकसान हो सकता है, सारी चीज़ें। तो कटरा को और तिरुपति को चुना गया है, और इसके बाद 2 और हैं, एक वाराणसी और नागपुर है। ठीक है, ध्यान देना आपको। अब आता है नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट स्कीम 2024 में 19 जून को यूनियन कैबिनेट ने सेंट्रल सेक्टर की स्कीम, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, ये केंद्रीय सेक्टर की नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट स्कीम है, इसको यहाँ पे मंजूरी दी है, प्रपोजल रखा है, अप्रूव किया है।
अब आता है कि इसकी अवधि क्या होगी, 2024-25 से लेकर के 2028-29 तक होगी। कितना पैसा खर्च होगा, तो 2254 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च होंगे। करेगा क्या कि पूरे देश में जो भी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हैं और लेबोरेटरीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की फॉरेंसिक लेबोरेटरी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज़ होंगी सभी 28 राज्यों और सभी यूटीज़ में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं, जैसे कैंपस होगा फॉरेंसिक साइंस, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज बनाई जाएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो कि दिल्ली कैंपस का जो है वहाँ पे उसको इन्हेंसमेंट किया जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। अब आता है कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है वो गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है। ये विश्व की पहली और जो यूनिवर्सिटी है जो कि सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक साइंस को ही डेडिकेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब आता है GI टैग टू माजुली मास्क एंड अदर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो माजुली मास्क है और माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है उसको यहाँ पे GI टैग दिया है। माजुली मास्क कहाँ पे है, तो ये माजुली मास्क जो है वो माजुली जो द्वीप है असम में, उसी के नदी पे जो है रूट है माजुली मास्क, उसी से बनते हैं। ये हैंडमेड मास्क होते हैं। और माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग क्या होती है, एक पेंटिंग है 16वीं सेंचुरी में जो है सांचीपत मैन्युस्क्रिप्ट जो है, ये बार्क सांची जो ट्री होता है ना, आगर ट्री, उससे बनता है होममेड इंक के थ्रू, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग थी वो पैटर्नाइज की गई थी अहोम के राजाओं के द्वारा, तो ध्यान देना इसको। माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग और माजुली मास्क जिन्हों को GI टैग मिला है। PM जनमन, सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको ध्यान देना है, PM जनमन जो है जनजाति गौरव दिवस मनाया गया 15 नवंबर 2023 को ये मनाया जाता है। इसी के दिन जो PM जनमन स्कीम जो है खूंटी डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड से, यहाँ से खूंटी डिस्ट्रिक्ट वहीं से शुरू किया गया। अब यहाँ पे जो है 25 दिसंबर 2023 से ये तो क्या किया कि जो आपका हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है इसने क्या किया, एक कैंपेन शुरू किया PM जनमन के लिए। क्या कैंपेन किया, तो प्रधानमंत्री जो जनमन आदिवासी न्याय महाअभियान है इसमें, इसके लिए उन्होंने शुरू किया कि कम से कम 22,000 जो PVTs ग्रुप हैं, यानी कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं और 200 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन तक हमें पहुँच करके इनको हमें जागरूक करें, ठीक है। ये बातें यहाँ पे की गई हैं। अब आता है नेशनल इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स, समृद्ध प्रोग्राम, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है कोहॉर्ट ऑफ स्टार्टअप एक्सीलरेटर, क्या है इस तरह के एक समृद्ध प्रोग्राम को। समृद्ध कार्यक्रम जो है ये क्या है कि 2019 में राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति आई थी। क्या आई थी, राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति आई थी। इसी के अंतर्गत जो सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स हैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक योजना चलाई गई थी। अगस्त 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। 4 साल की अवधि में 99 करोड़ रुपए के बजट से 300 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को समर्थन देना, इसकी बात यहाँ पे की गई थी, ठीक है। अब इस योजना के तहत जो है ध्यान देना है कि आपको कि 40 लाख रुपए का वित्तीय सहायता दिया जाता है। और इसको जो है ध्यान देना है कि सूचना प्रौद्योगिकी का जो मंत्रालय है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स हब्स और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, इसके थ्रू जो है इम्प्लीमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। तो हाल ही में क्या हुआ है कि सूचना और इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उत्पाद नवाचार और विकास प्रगति के लिए यहाँ पे क्या किया है कि वित्त मंत्रालय के स्टार्टअप एक्सेलरेटर के दूसरे समूह के चयन प्रक्रिया की शुरुआत की है। दूसरे समूह की जो चयन प्रक्रिया है उसी की शुरुआत की है, ठीक है। तो जिसमें बहुत सारे मतलब इसका दूसरा चरण है, उसको शुरुआत किया गया है। कुल मिलाकर के ध्यान यहाँ पे आपको देना है किस चीज़ को, कि आपको यहाँ पे ध्यान इस चीज़ पर देना है कि जो ये पूरा समृद्ध प्रोग्राम है 2019 में राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नीति जो थी, पॉलिसी थी, उसके थ्रू आई थी। जो क्या था, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए बात की जा रही थी, जिसमें 4 साल के लिए यहाँ पे 300 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप को समर्थन देना था। 40 लाख रुपये का फंडिंग का ये सहायता भी देता है प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। शिल्प दीदी महोत्सव, शिल्प दीदी महोत्सव जो है ये नई दिल्ली में मनाया गया, जिसमें कि आपको ध्यान देना है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने शिल्प दीदी प्रोग्राम को पायलट प्रोजेक्ट पे 100 दिनों के लिए लॉन्च किया, 100 दिनों के लिए, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हमें जो है जो महिला आर्टिस्ट हैं पूरे भारत में उनको हमें आर्थिक रूप से सशक्त करना है, साथ साथ उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, ठीक है।
तो ये भी चीज़ें यहाँ पे हैं। और इसके साथ ही इस पूरे महोत्सव में मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी, ई कॉमर्स प्रोडक्ट प्रेजेंस बढ़ाया जाएगा, जिससे क्या हो सके कि इनका जो इनकम है वो जनरेट हो सके इस प्रोग्राम के थ्रू। 72 इसमें देखा गया कि इसमें सर्वे किया गया, इसमें 100 वुमेन आर्टिस्ट को, जिनको शिल्प दीदी कहा गया है, 72 जिलों से 23 राज्यों से यहाँ पे आई हुई हैं, और 30 डिफरेंट क्राफ्ट्स को यहाँ पे इसमें शिल्प दीदी महोत्सव में यहाँ पे लाया गया। लखपति दीदी सम्मेलन, तो लखपति दीदी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे जलगांव महाराष्ट्र में पार्टिसिपेट किया, और 11 लाख जो नई लखपति दीदी थी उनको जो है लखपति बनाने पे यहाँ पे उनको जो है प्रेजेंट किया, फैसिलिटेट किया, सर्टिफिकेट भी दिया। ठीक है, तो इसी के दौरान प्रधानमंत्री ने 2,500 करोड़ रुपए का एक फंड को भी, और साथ साथ क्या है कि जो 4.5 लाख के आसपास जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह है, जिसके लगभग 48 लाख मेंबर्स हैं, उनको यहाँ पे बेनिफिट करने के लिए एक फंड का 2500 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको रिलीज किया। लखपति दीदी योजना है वो 1 करोड़ महिलाओं को जो है, जो इसमें लखपति दीदी बन चुकी हैं, और सरकार का जो लक्ष्य है कि हमें कम से कम 3 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको लखपति दीदी बनाया गया है। लखपति दीदी सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर है, जो कि एनुअल हाउस होल्ड इनकम को अर्न करती हैं 1 लाख रुपए से अधिक का। ठीक है, अब ये जो इनकम होती है वो 4 एग्रीकल्चर सीजन और बिजनेस साइकिल में मिला करके जो है जोड़ा जाता है। ठीक है, तो चीज़ें ध्यान देना आपको। और इसका अनाउंस कब हुआ था, तो 15 अगस्त 2023 को इसमें अनाउंस हुआ था। 8वां धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस हुआ है, धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस हुआ है, ध्यान देना, धर्म और धम्म। ठीक है, धम्म ये कहाँ पे हुआ है, तो ध्यान देना, अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। थीम क्या थी, तो कॉस्मोलॉजी इन धर्म एंड धम्म। ठीक है, किसके थ्रू हुआ, तो गुजरात यूनिवर्सिटी और इंडिया फाउंडेशन ने मिलकर के इस पूरे कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे लाया। तो बस इतना ही आपको ध्यान देना। इसमें 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेयर किया नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है, राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर नई दिल्ली में। ठीक है, जिसमें बहुत सारे जो चीफ मिनिस्टर्स थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सभी राज्यों के, वो सभी नहीं, लगभग 20 राज्यों के और 6 यूटीज के यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या था कि जो प्रत्येक राज्य है और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट है उनको विजन 2047 तक हमें जिस प्रकार का विकसित भारत का लक्ष्य हमने बजट के संकल्प में रखा है उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें जीडीपी को $30 ट्रिलियन का जो टारगेट हमने सेट किया 2047 तक, उसको हमें उसके हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली चार्टर बनाने की, और हमें इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ को, ऐसा माहौल को बनाने के लिए और सभी राज्यों में कंपटीशन को इंक्रीज करने के लिए नीति आयोग के पहल के थ्रू पे इसको जो है बुलाया गया था। आता है गवर्निंग काउंसिल, इंपॉर्टेंट बॉडी होती है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं सभी और राज्यों को, यूटीज़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, यूटीज़ के एक्स ऑफिसो मेंबर्स भी होते हैं, वाइस चेयरमैन होता है नीति आयोग का, और साथ साथ फुल टाइम मेंबर्स और स्पेशल इन्विटीज़ जो होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। रीसेट प्रोग्राम, हाल ही में मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर, स्पोर्ट्स, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉन्च उन्होंने क्या किया है मिनिस्ट्री यहाँ पे, तो रीसेट प्रोग्राम को लॉन्च किया। रीसेट प्रोग्राम क्या है, जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है उनके एम्पावरमेंट के लिए ट्रेनिंग देना। जैसे कि इसको किसने लॉन्च किया, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया नई दिल्ली में 29 अगस्त 2024 को। ऐसे जो खिलाड़ी, एथलीट, स्पोर्ट्स पर्सन जो रिटायर हो चुके हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया जा ताकि क्या है उनको क्या है कि आर्थिक तौर पे उन्हें सशक्त बनाया सके, साथ ही साथ जो है उन्हें जो है हम आर्थिक तौर पर स्वावलंबन बनाने में सहयोग कर सके। इसी के लिए जो है यहाँ पर उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यहाँ पर रीसेट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब आता है कि जो पायलट फेज है, यानी कि जो अभी प्रारंभिक चरण है जिसमें कि पायलट परियोजना के तौर पर रीसेट प्रोग्राम में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है ये इंस्टीट्यूट है वो लीड करेगा पूरे प्रोग्राम को, और इसमें वही एथलीट शामिल होंगे जो 20 से 50 साल की एज में जो है होंगे, और साथ साथ उन्होंने कोई ऐसा इस जो क्राइटेरिया बनाई गई है जिसकी इस तरह में नेशनल स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे या फिर स्पोर्ट्स फेडरेशन में, ओलंपिक एसोसिएशन में, इन सारे स्पोर्ट्स में उन्होंने क्या किया हो, पार्टिसिपेट किया हो, ये वही जो होंगे रीसेट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। संपूर्णता अभियान कैंपेन, नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान कैंपेन को लॉन्च किया है। ये इवेंट क्या था, सभी 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आकांक्षी जिलों में और 500 आकांक्षी ब्लॉक्स में यहाँ पे जो है ये संपूर्णता अभियान को नीति आयोग ने लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट बात यही है, किसने लॉन्च किया संपूर्णता अभियान, नीति आयोग ने लॉन्च किया। कहाँ पे, 112 आकांक्षी जिलों में और 500 आकांक्षी ब्लॉक्स में। अब क्या है, ये 3 महीने का कैंपेन है, 4 जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगा। ठीक है,
अब आता है इसमें कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, यहाँ पे सवाल बनने की पूरी संभावनाएं हैं। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो थी वो जनवरी 2018 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसमें 112 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको जो ट्रांसफॉर्म करने के लिए वहाँ पे शुरू की गई थी। इसका मेन जो थीम है, फोकस एरिया है, वो हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि जो आपका आर्थिक तौर पे समावेश करना, और साथ ही साथ जो है स्किल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी यहाँ पे बात की जाती है। 81 इंडिकेटर है इसमें, इसी पे प्रोग्रेस को हम लोग मेजर करते हैं। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है वो जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब इसमें क्या किया गया है कि जो ब्लॉक्स हैं, 500 ब्लॉक्स हैं 329 जिलों के, उसमें क्या किया जाएगा कि जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसका यहाँ पे सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना, और गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं, सर्विसेज हैं, उसको वहाँ पे लाना है, उसके विकास में तेज़ी लाना है, सुधार करना है। तो आकांक्षी ब्लॉक्स में यहाँ पे क्या बात की, यहाँ पे भी हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें हैं। ध्यान दें यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट की बातें की जा रही है, जो कि यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। 40 इंडिकेटर्स हैं, तो ये ध्यान देना आपको। अब आता है चंद्रयान 3। तो भारत पहला कंट्री बना जो कि साउथ पोल रीजन पे जो है चंद्रयान को लैंड कराया। ठीक है, विक्रम लैंडर ने लूनर साउथ पोल को 6 PM पे 23 अगस्त 2023 को यहाँ पे टच किया। लॉन्च किया गया था 24 जुलाई को, इसरो ने लॉन्च किया था, और पूरा 615 करोड़ रुपए की पूरी जो है लागत इसमें आई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। तो नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? 23 अगस्त 2023 को मनाया जाता है। लैंडिंग साइट चंद्रयान 3 की क्या है? शिव शक्ति। इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट करो। जो लैंडिंग साइट है चंद्रयान 3 की, जहाँ पे लैंड किया था, उस साइट को क्या बोलते हैं? शिव शक्ति। जो चंद्रयान 2 था उसकी लैंडिंग साइट को हम लोग तिरंगा पॉइंट बोलते हैं। चंद्रयान 1 के जो साइट है उसको हम लोग जवाहर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान देना। अब आता है इसमें कि चंद्रयान 3 जो है ये इंडिजीनियस प्रोपल्सन मॉड्यूल है। इसमें लैंडर मॉड्यूल विक्रम है, जिसका लैंडर नेम विक्रम है, और रोवर है उसका नाम प्रज्ञान है। ठीक है, करेगा क्या? तो इसने ये जो है अपने साथ क्या है, स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री हैबिटल प्लानिटरी अर्थ शेप को जो है ले गया है, जो क्या करेगा कि पूरी अर्थ की जो है वो स्टडी करेगा, स्पेक्ट्रल और पैलोमेट्रिक मेजरमेंट भी करेगा। ठीक है, लूनर ऑर्बिट से। तो ये चीज़ें हैं इसमें। अब लैंडर जो पेलोड है उसमें 3 है, रंभा है, चास्टे है, इल्सा है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डिटेल में तो जाएगा भी नहीं। रोवर पेलोड में एपीएक्स है और लिप्स है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या करेंगे, इसमें जो अलग अलग तरह के जो इक्विपमेंट्स लगे हैं उसकी बात कर रहा है, जो कि ये सारी चीज़ें आपको इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना डिटेल में सवाल नहीं पूछेगा। ट्रैवल फॉर लाइफ एंड बेस्ट विलेज टूरिज्म अवार्ड 2023, इसमें आप इसको स्किप भी कर सकते हो, पर थोड़ा सा आपको जानकारी मैं दे दूं क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है ये। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, इंडिया ने होस्ट किया 46वां पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा ट्रैवल मार्च 2023 को न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब उसी दिन जो है ट्रैवल फॉर लाइफ की यहाँ पे शुरुआत की थी, ग्लोबल लॉन्च हुआ था ट्रैवल फॉर लाइफ। ट्रैवल फॉर लाइफ क्या है? सेक्टरल प्रोग्राम है मिशन लाइफ के थ्रू। मिशन लाइफ जो प्रोग्राम है उसके थ्रू ट्रैवल फॉर लाइफ शुरू की गई थी, और बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन का भी जो यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया था। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे अवार्ड दिए गए थे। तो गोल्डन अवार्डी कौन कौन से हैं याद मत करना, रखना नाम, बस पढ़ लो, शायद आएगा तो आप कर ले जाओगे। द्वार, सारमोली, रेक, कांथालौर और माडला। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हो, याद मत करना इसको। ठीक है, इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्गुनेट किया क्या? गाजियाबाद से और दिल्ली तक जो मेरठ का RRTS है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, एक कॉरिडोर को लॉन्च किया साहिदाबाद रैपिड स्टेशन से, साहिबाबाद से। ये क्या है? एक इंडिया का फर्स्ट रैपिड रेल सिस्टम है। ठीक है, तो ये 180 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से यहाँ पे सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी। ठीक है, और इसका नाम क्या है? तो पहले रैपिड ट्रेन जो यहाँ पे प्रधानमंत्री ने जिसमें सफ़र किया उसका नाम है नमो भारत। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। होयसल टेम्पल, कर्नाटका के जो होयसल टेम्पल्स हैं उन्होंने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में अपना स्थान बनाया। शांति निकेतन मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था कि 41वां था, और 42वां जो है ये आपका होयसल है। ठीक है, होयसल जो पूरा मंदिर है ये जो है भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है, जो कर्नाटक के हालबेडु नामक स्थान पे है। ठीक है, इसका निर्माण
12वीं शताब्दी में, 12वीं-13वीं शताब्दी में जो राजा विष्णुवर्धन है उसने कराया था। ठीक है, विष्णुवर्धन ने कराया था। बेसर शैली का मंदिर है ये, बेसर शैली का, ध्यान देना है आपको। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो होयसल वंश था उसका संस्थापक कौन था, तो निपकामदिति था। ठीक है, निपकामदिति था। ठीक, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो ये आपका 42वां आपका विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल हुआ है। तो ये चीज़ें आपने देख ली। अब हम लोग क्या करते हैं कि रिपोर्ट्स और इंडेक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके पहले बेहद ही इंपॉर्टेंट हम लोग एक मेजर स्कीम्स, मेजर जो भी इनिशिएटिव्स लाए गए हैं, कैंपेन लाए गए हैं, इनिशिएटिव्स हैं, जो भी मेजर ऐप हैं और कैंपेन्स हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं, पोर्टल्स पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ यहाँ से एक सवाल ज़रूर बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेजर स्कीम्स, पोर्टल्स, इनिशिएटिव और जो भी कैंपेन है, यहाँ से सवाल बनते हैं और मैं गारंटी दे रहा हूँ एक वीडियोस में ही आपका ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। बेहतरीन है, इसको आप स्किप बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये यहाँ से सवाल बने हैं। और हर साल यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या इसी स्कीम्स में अगर मेरे जब सवाल पूछता है तो जो भी इम्पॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे करा दिया हूँ। सारा सब कुछ इंपॉर्टेंट ही दिया है और छोटे से में 2 पेज में दिया है, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। शुरुआत करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मेजर स्कीम्स की शुरुआत करेंगे हम लोग। तो सेंट्रल केंद्र सरकार ने कौन कौन से प्लान लाए हैं, तो पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम पहला प्रोग्राम है। पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम 2024 में फरवरी 29 को लाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें करना क्या है कि आपको ध्यान दो, पीएम सूर्य घर इलेक्ट्रिसिटी, इसके खर्च कितने हुए थे, 75,000 करोड़। ये यूपीपीसीएस में ऐसे उलझुल सवाल पूछता है, 75,000 करोड़ रुपये खर्च पूछ देगा, तो 75,000 करोड़ रुपये खर्च है पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, ये करेगा क्या कि रूफ टॉप सोलर पावर, छत पे जो है सोलर पावर को इंस्टॉल करने के लिए और फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट के लिए 1 करोड़ के जो घरों पे क्या होगा ये बनाया जाएगा, लगाया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसका उद्देश्य क्या है, सोलर एनर्जी पैनल लगाना है रूफ ऑफ 1 करोड़ हाउसेस इन कंट्री। 1 करोड़ घरों पे जो है ये क्या किया जाएगा, सोलर एनर्जी पैनल को इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसमें से 25 लाख तो अकेले यूपी लगा रहा है। डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में था, खबरों में था, अखबारों में। नमो ड्रोन दीदी स्कीम पढ़ा होगा आपने। ये क्या है, 1500 जो सेलेक्टेड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की होंगी उनको जो है 2023-24 से लेकर 25-26 तक की जो है ये क्या किया जाएगा, ड्रोन दी जाएंगे। ठीक है, इसके स्कीम के थ्रू जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी होंगी 1500 सेलेक्टेड जो दीदी होंगी, मैंने जो महिलाएं होंगी, जो रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी किसानों को। एक कृषि के लिए, अन्य सेक्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, लखपति दीदी स्कीम आपने पढ़ा ही होगा, राजस्थान से शुरू हुआ। यहाँ पे एक ये स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो करती क्या है कि 2 करोड़ जो रूरल महिलाएं हैं उनको हमें उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए और उन्हें लखपति बनाने के लिए स्कीम शुरू की गई थी। ठीक है, और ये क्या है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पे शामिल इसमें किया गया है। अमृत धरोहर योजना जून 2023 में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही कि जो भी हमारे वेटलैंड्स हैं, ठीक है, और जो इको टूरिज़्म है उस वहाँ पे हमें उसको कंजर्व किया जाए और इको टूरिज़्म को बढ़ावा देके स्थानीय स्तर पे जो लोग हैं उनको रोजगार की बातें यहाँ पे करने की कॉन्सेप्ट का पूरा यहाँ पे इसी के थ्रू अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की गई। पीएम प्रणाम स्कीम, पीएम प्रणाम स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम प्रमाण स्कीम, ठीक है, प्रणाम स्कीम, प्रमाण नहीं प्रणाम, प्रणाम, ठीक है, जो प्रणाम करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है कि ये जो है ये रिड्यूस करेगा किस चीज़ का, केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ का रिड्यूस करेगा और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसके साथ इसकी पूरे इनकरेज करके उसको बैलेंस करने की बात की गई। मतलब कि हमें किसी प्रकार से जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, केमिकल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल को कम करने के लिए और जैविक खाद का इस्तेमाल करने की बात की यहाँ पे की जाएगी पीएम प्रणाम स्कीम के थ्रू। 2023 में इसको लॉन्च हुआ था। होम मिनिस्ट्री ने कौन सा स्कीम लॉन्च किया, नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट स्कीम, जो हमने ऊपर पढ़ा है, जो 2200 करोड़ रुपए। इसमें क्या होगा, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाएगी, क्रिमिनल लॉ सिस्टम को यहाँ पे स्ट्रेंथ किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। स्कीम कब तक है, 2024-25 से 28-29 तक का है, आपको ध्यान देना है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो यहाँ पे नैनो फर्टिलाइजर सब्सिडी प्रोग्राम, सब्सिडी स्कीम्स लाई गई है जिसमें 50% फाइनेंशियल असिस्टमेंट होगा। मतलब कि 50% तक हमें वित्तीय सहायता मिलेगी किसानों को नैनो फर्टिलाइजर के खरीद पे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सहकारिता मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे शुरू की गई है।
एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है उसके थ्रू क्या की गई है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमें लोन देना है सबसे कम रेट पे, कब से कम इंटरेस्ट रेट पे, किनको, कलाकारों को, आर्टिसन को और क्राफ्ट्समैन को, जो कि स्किल वर्क के कलाकार होंगे। ठीक है, तो ये इसका स्कीम का पूरा जो कार्यकाल है कब तक हुआ, 23-24 से लेकर 27-28 तक है। 18 ऑक्यूपेशंस, 18 व्यवसायों को शामिल करता है। बीपीएससी ऐसे चीज़ों पे फोकस करता है, तो 18 ऑक्यूपेशंस को इसमें शामिल किया गया है। 13 करोड़ रुपए जो है खर्च होंगे 5 साल के लिए। ठीक है, अब आता है आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूजीसी ने मिल करके क्या लॉन्च किया है, दोनों ने मिल करके, एजुकेशन मिनिस्ट्री और यूजीसी ने अस्मिता प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ये ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि जो 1000 किताबें हैं वो 22 भाषाओं में हो, 5 साल में उपलब्ध हों, और ये इनको क्या करना है कि 22,000 किताबों में जो है भारतीय भाषाओं में हमें लॉन्च करना है। ठीक है, 1000 किताबों को अस्मिता प्रोग्राम है। ठीक है, तो ध्यान देना आपको। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट प्लान, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट प्लान, जैसे ODOP है ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वैसे ही 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट प्लान को यहाँ पे ICAR ने इसको लॉन्च किया है। क्या करेगा, प्रमोट करेगा रिसर्च किस चीज़ में, फील्ड एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में। ठीक है, तो ध्यान देना आपको। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने क्या लॉन्च किया है, तो इंडियन फॉरेस्ट टिम्बर सर्टिफिकेशन स्कीम लॉन्च किया है। भारत जो इसमें क्या होगा कि जो भी थर्ड पार्टी वॉलंटरी तौर पे, स्वैच्छिक तौर पे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन देगा, किस लिए, तो प्रमोट करने के लिए, किस बात को, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट और एग्रो फॉरेस्ट्री को, पूरे देश में एग्रो फॉरेस्ट्री को, ठीक है, और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को प्रोवाइड करने के लिए, प्रमोट करने के लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन को यहाँ पे बात करेगा। मिस्टी योजना बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो, मिस्टी योजना, ये यूनियन बजट 2023-24 के अंदर प्रेजेंट की गई थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट को, पूरे जो तटीय क्षेत्र हैं भारत में, मैंग्रोव फॉरेस्ट को कंजर्व करने की यहाँ पे बात की जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, यानी यहाँ पे इसने क्या लिया है, आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य क्या है कि हमें आर्टिफिशियल रीफ यूनिट लाना है ताकि फिश प्रोडक्शन जो है वो बूस्ट हो सके। ठीक है, ये बातें यहाँ पे की गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू जो है यहाँ पे इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0, इंद्रधनुष जो मिशन है उसका 5.0 वर्जन को लॉन्च किया गया है। यानी उन प्रेग्नेंट महिलाओं को और बच्चों को वैक्सीनेशन लेना है जो छूट चुके हैं, जो पहले ड्रॉप हो चुके थे, या जो है उसमें ये सभी कवर नहीं हो पाए थे पहले की योजना, जो इंद्रधनुष के मिशंस के थ्रू। ठीक है, तो उनको यहाँ पे शामिल किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने माहिर मिशन लॉन्च किया है। इसको मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था, याद करो आप लोगों को मैंने यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बहुत सी चीज़ें मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। तो मैंने आपको माहिर मिशन शेयर किया था। इसका उद्देश्य यही है कि हमें जो है इंडिजिनियस रिसर्च डेवलपमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन करना है, किस चीज़ में, नई टेक्नोलॉजीज के सेक्टर में, किस बात की लेकर के, पावर सेक्टर को, यानी ऊर्जा के सेक्टर क्षेत्र में हमें नए प्रकार के रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पे माहिर मिशन को लाया गया। एमएसएमई मिनिस्ट्री ने लीन प्लान को लाया, ये मैंने आपको शेयर किया था। क्या, किस चीज़ के लिए, तो एमएसएमई सेक्टर में जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है, यानी कि वैश्विक तौर पर जो प्रतिस्पर्धा है उसको इंक्रीज करने के लिए एक उसको रोड मैप को प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात इस स्कीम के थ्रू की गई है लीन प्लान में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्रेरणा प्रोग्राम को लॉन्च किया था। किस लिए, तो ध्यान देना है, ये एक्सपेरिमेंटल और लर्निंग प्रोग्राम है जो बच्चों को क्या करता है कि अभी क्लास में टेक्नोलॉजी में, और जो वेयर हेरिटेज मीट इनोवेशन, यानी जो हेरिटेज है उसमें इनोवेशंस के थ्रू उनको मीटअप करके, यानी हमारा जो धरोहर है साथ साथ हमारा इनोवेशंस है, दोनों को शामिल करके एक तरह से एक्सपेरिमेंटल और लर्निंग प्रोग्राम्स हैं जो कि ये बच्चों में क्लास में टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है इसमें शिक्षा की बात की जा रही है। ठीक है, अगर मैं इसको आसान भाषा में कहूँ तो ये एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है जिसका क्या करना है कि जो सभी प्रतिभागी होंगे उनको सार्थक तौर पे, अद्वितीय तौर पे, और हमें उनको प्रेरणादायक अनुभव देना है ताकि जो है भारतीय शिक्षा प्रणाली के सिद्धांत और मूल्य आधारित शिक्षा के दर्शन को इंटीग्रेट कर सकें, और यानी जो हेरिटेज है, हमारी जो परंपरा है और उसको इनोवेशन से दोनों को लिंकअप कर सके। ठीक है, ये बातें यहाँ पे की गई हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने मेजर स्कीम्स थी जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल बनने की संभावना है, उसको हम लोग कवर कर लिया। अब हम आते हैं मेजर इनिशिएटिव्स पे, कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स नए नए आए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, कर्नाटका सरकार ने लॉन्च किया है। क्या करना है, तो जो ऑनलाइन गेमिंग और जो डिजिटल इकोसिस्टम है उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उसको हमें रिड्यूस करना है। ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू बच्चों में जो डिजिटलीकरण के थ्रू जिस तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ा उसको रिड्यूस करना है, और हमें एक हेल्दी डिजिटल इकोसिस्टम का निर्माण करना है। ठीक है, घर घर सोलर
अब यहाँ पे घर घर सोलर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, तो इसको गलत मत करना आप लोग। टाटा सोलर पावर सिस्टम लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है। कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो वाराणसी से शुरुआत हुई थी, उत्तर प्रदेश से। इसमें बताया गया था कि जो भी कंज्यूमर्स होंगे उनको अपनी छतों पे अगर वो सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो उन्हें जो है सब्सिडी मिलेगी अप टू 1 लाख रुपये, 1,08,000 रुपये। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। अग्नि इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, ये किसके थ्रू? तो आयुष जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, इसने इसको अग्नि इनिशिएटिव को लॉन्च किया, यानी आयुष मंत्रालय ने अग्नि इनिशिएटिव को लॉन्च किया। अग्नि का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेद ज्ञान निपुंजय इनिशिएटिव। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो हमें जिस प्रकार से आयुर्वेद में क्या करना है कि हमें जो भी साइंटिफिक वैलिडेशन है, प्रैक्टिसेस हैं, उसको हमें प्रमुखता से बढ़ावा देना है और उसको प्रमोट करना है। ठीक है, मेडटेक मित्रा इनिशिएटिव, इसको किसने लॉन्च किया? तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने। ठीक है, तो महिला और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, जहाँ पे ये ऐसा इनिशिएटिव है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्या करेगा, यंग टैलेंट होंगे पूरे देश में, उनको क्या करेगा, रिसर्च नॉलेज और रीजनिंग के थ्रू जो है इसमें उनको फाइनलाइज करेगा, उन्हें जो है उसमें प्रमोट करेगा और इसके थ्रू जो है उन्हें रेगुलेटरी अप्रूवल भी मिलेंगे। ठीक है, तो मेडटेक मित्र इनिशिएटिव है। स्किल ऑन व्हील इनिशिएटिव है, इसको किसने लॉन्च किया है? तो यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है व्हील इनिशिएटिव का? कि 60,000 यूथ को 5 साल में जो है स्किल करना है। ये NSDC और इंडस्ट्रियल बैंक के थ्रू जो है इनिशिएटिव लाया गया है। मेरा गाँव मेरी धरोहर प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया? तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, मेरा गाँव मेरी धरोहर, इसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी कि कल्चर मिनिस्ट्री, संस्कृति मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी गांव हैं, जो अनेक राज्यों में और यूटीज़ में जो गांव हैं, उनके कल्चरल जो सांस्कृतिक पहलू हैं उसको हमें वर्चुअली मैप करना है और उसको प्रमोट भी करना है। मेरा गांव मेरी धरोहर, उसका संरक्षण भी करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रमोट और संरक्षण छोड़ा हुआ है, इसको आप नोट करना। सागर परिक्रमा इनिशिएटिव 7th फेज में इस किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने। कहाँ से लॉन्च हुआ? तो मडक्कारा केरल से लॉन्च हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हम इसको प्रोटेक्ट करना, किस चीज़ को? जो भी फिशरमैन हैं, जो भी मछुआरे हैं और स्टेक होल्डर्स हैं पूरे देश में, उनको हमें प्रोटेक्ट करना है और उन्हें हमें प्रमोट करना है। ठीक है, अब 75/25 इनिशिएटिव, यानी 75/25 इनिशिएटिव पहल, 75/25 पहल किसने लॉन्च किया है? तो यूनियन हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या कि जो भी हाइपरटेंशन से 75 मिलियन पीपल और डायबिटीज़ से जो पीड़ित हैं, उनको क्या करना है, हमें 2025 तक प्राइमरी हेल्थ केयर के थ्रू जो है हमें उन्हें क्या करना है कि क्योर करना है, उन्हें हमें ठीक करना है। 75/25 इनिशिएटिव, ध्यान देना। AI एंकर क्रिश और भूमि 2 AI एंकर को DD किसान चैनल ने इसको लॉन्च किया। 2015 में DD किसान को PM नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। और ये क्या करते हैं कि AI एंकर जो है वो एक सरकारी चैनल ऐसा बन गया है DD किसान, जिसने AI एंकर को पेश किया है। तो ये एग्रीकल्चर रिसर्च वगैरह के बारे में जानकारी देते हैं, नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस देते हैं। अब आते हैं कुछ मेजर ऐप्स, कुछ ऐप्स हैं जो इम्पोर्टेंट ऐप हैं, तो ध्यान देना है। सारथी मोबाइल ऐप है, सारथी 2.0 मोबाइल ऐप है, सेबी ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हैं कि सेबी ने सारथी 2.0 ऐप को लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसको ध्यान देना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इजी बनाना और एक्सेसिबल बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। सेबी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, लोकपथ मोबाइल ऐप, इसको किसने लॉन्च किया? तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, इन्होंने लॉन्च किया। जो क्या कर सकते हैं कि लोकपथ यानी कि कोई भी राह चलते अगर कोई रोड है, कोई भी अगर कहीं गड्ढा है, जहाँ पे ब्लैक लिस्टेड है सारी चीज़ें, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप उसका फ़ोटो लेकर के आप जो है PWD डिपार्टमेंट को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। सक्षम ऐप लॉन्च किया है किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। वही जो मैं आपको पिछली क्लास में, यानी सुबह वाली क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था कि 85 साल से ऊपर और जो 40% डिसेबल पर्सन के लिए जो है वोटिंग की बात की गई थी, उन्हीं के वोटिंग फॉर होम की यहाँ पे सुविधा यहाँ पे दी गई है। सी विजिल ऐप को भी लॉन्च किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही लॉन्च किया है। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये इनेबल करेगा जो नागरिक हैं उनको क्या करेगा कि जो MCC यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता है, उल्लंघन करने पर इस पर आप जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। संज्ञान मोबाइल ऐप है, इसको मनोज यादव RPF के जो DG हैं उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया। तो किस लिए लॉन्च किया कि जो भी RPF की जो पुलिस हैं उनको नए कानूनों के बारे में जानकारी देने के लिए और उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पे संज्ञान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया।
अनुवादिनी ऐप है, अनुवादिनी ऐप किसने लॉन्च किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। जो भी स्टडी मटेरियल्स डिजिटल तौर पे अवेलेबल हैं उनको भारतीय भाषाओं में सभी स्कूलों और हायर इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए अनुवादिनी ऐप को लॉन्च किया गया। केंद्र सरकार ने इसको लॉन्च किया। ई साक्षी ऐप, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। ये क्या करेगा? तो एमपी लेट्स यानी कि जो एमपी होते हैं, सांसद होते हैं राज्यसभा और लोकसभा की, उनकी जो फंड आती है उससे डेवलपमेंट्स होता है, उसके फंड को ट्रैक करने के लिए ई साक्षी ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है। ग्राम मानचित्र ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है। जो ग्राम पंचायत है उसको एम्पावर करने के लिए और उनकी जो स्पेशल प्लानिंग है, ग्रास रूट लेवल पे जो भी प्लानिंग हो रही है, जो जीएसडीपी बनती है शायद उसमें, यानी कि जो भी प्रोग्राम्स बनते हैं कि किस ग्राम पंचायत में कौन सा काम होगा, उसकी बातें यहाँ पे इसमें होंगी और उसका एक तरह से मैपिंग भी होगा, एक तरह से जियो लोकेशन टैग भी यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। पाट मित्रो ऐप किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है। जो एमएसपी और एग्रोनॉमी जूट फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए एमएसपी और एग्रोनॉमी की बातें यहाँ पे की जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है आपको। साथ ही साथ सरपंच संवाद ऐप है, ये किसने लॉन्च किया है? तो असम सरकार ने लॉन्च किया था। जो ग्रास रूट के लीडर हैं, यानी कि जो छोटे स्तर पे, निचले स्तर पे जो पंचायती राज व्यवस्था या अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो लीडर्स हैं उनको उनको क्या करना है? कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों को एम्पावर करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए विलेज हेड से यहाँ पे लॉन्च किया गया सरपंच संवाद ऐप। ठीक है, इसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ नहीं है, ध्यान देना। ये यहाँ पे मिस्टेक हुई तो इसको आप ध्यान देना। अर्बन लोकल बॉडी को गलत मत करना, अर्बन लोकल बॉडी यहाँ पे नहीं शामिल है, इसमें सिर्फ विलेज वाली यानी कि ग्राम पंचायतें शामिल हैं। ठीक है, अब आता है इनकोर ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। क्या करता है ये? तो इलेक्शन मैनेजमेंट को, इन्वॉल्वमेंट को, वोटर टर्नआउट को, काउंटिंग रिजल्ट वगैरह को लॉन्च यहाँ पे इसमें दिया गया था। उल्लास ऐप को किसने लॉन्च किया? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया, जो कि बेसिक लिटरेसी प्रोवाइड करता है लोगों को और उनमें जो है एक बेसिक स्तर पे टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने की बातें यहाँ पे करता है, तकनीकी तौर पे क्षमताएं निर्माण करने की यहाँ पे बात यहाँ पे होती है। ई सारस ऐप को किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है, जो करेगा क्या कि ई सारस ऐप जो है वो भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएँ होंगी उनके प्रोडक्ट को ई कॉमर्स से लिंक करेगा। ठीक है। मेघदूत ऐप को किसने लॉन्च किया है? आईएमडी ने लॉन्च किया है। ठीक, किस लिए? तो जो भी एग्रोमेट एडवाइजरी डिस्मिशन होते हैं, जो भी मेघदूत ऐप में जो भी बारिश वगैरह चीज़ें होंगी वो सब इसमें आएंगी। दामिनी ऐप है, बिजली वगैरह गिरेगी तो उसके लिए आईएमडी ने लॉन्च किया है। संकलन ऐप है, अमित शाह ने लॉन्च किया। ठीक है, तो न्यू क्रिमिनल लॉ और ओल्ड क्रिमिनल लॉ के बीच में जो है जो भी गैप्स हैं या जो चीज़ें नई बदली हैं उसकी एक जगह वन स्टॉप सोल्यूशंस यानी वहाँ से जानकारी आप ले सकते हैं। संकलन ऐप है। ठीक है, अब आता है मेजर कैंपेन्स, इसके बाद मेजर पोर्टल्स। ये आपका खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी है पर यहाँ से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ सवाल बनेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट कैंपेन्स हैं। तो इंपॉर्टेंट मेजर कैंपेन्स को हमें ध्यान देना है। हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन, सोशल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इसको लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्या था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लोगों में अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, अवेयरनेस को, जागरूकता को बढ़ाना है और उनकी लीगल राइट्स को जो है मतलब बढ़ाना है। इसको वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने लॉन्च किया था, हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन। प्ले ट्रू कैंपेन, इसको एंटी डोपिंग एजेंसी जो है नाडा, इसने लॉन्च किया था 15 से 30 अप्रैल के बीच में, ताकि जो है क्लीन स्पोर्ट्स और एंटी डोपिंग प्रैक्टिसेस को रोका जा सके, क्लीन स्पोर्ट्स को बारे में अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। नेशनल स्टॉप डायरिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि चाइल्ड डेथ को जीरो करेगी, डायरिया की, जो डायरिया से मृत्यु हो रही है बच्चों की, उनको जो है रिड्यूस करेगा। माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन को हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य था कि हमें जो भी एजुकेशन सिस्टम है गवर्नमेंट स्कूलों में, ठीक है, उसको हमें चेंज करना है और स्कूल स्टूडेंट डेवलपमेंट्स को हमें प्रमोट करना है। तो ध्यान देना आपको, हिमाचल सरकार ने इसको लॉन्च किया था। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। बस इतना जान दो इसमें कि अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनुअल इनकम बढ़ाना, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की वगैरह की। पीएम जनमन कैंपेन, तो वही मैंने आपको बताया ना, पीएम जनमन कैंपेन हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, ये रिपीटेड है। वही कैंपेन की जाकी जो है हमें 22,000 जो पीवीटीसीज ग्रुप थे और सभी यूटीज़ में हमें पहुंचना है और ये स्टेट में, ताकि जो है कि हम पीएम जनमन जो अभियान है उससे थ्रू हम लोगों को जोड़ सकें और उनकी जो इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको हम लोग रेज कर सकें।
वाटर स्मार्ट किट कैंपेन गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने चलाया ताकि जो है बच्चों को और यूथ को वाटर कंजर्वेशन के बारे में नई जानकारियाँ और जागरूकता और महत्व की पता चल सके। अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वाति पोर्टल को प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो है अजय कुमार सूद हमारे, उन्होंने जो है इसको लॉन्च किया स्टेम के लिए। स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन। ये ऑनलाइन पोर्टल है जो भारतीय महिलाओं और गर्ल्स को स्टेम में जो बढ़ोतरी के लिए उनको आगे आने के लिए प्रोत्साहित करता है। सिम्स 2.0 पोर्टल स्टील मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया जो स्टील इंपोर्ट और ग्रोथ के जो है स्टील इंडस्ट्री का डोमेस्टिक तौर पे उसको यहाँ पे रेगुलेट करता है, उसको प्रमोट करता है, मॉनिटर करता है। निर्माण पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो सेंट्रल कोल एंड माइन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया, जो क्या करेगा कि ये ध्यान देना, निर्माण पोर्टल अब कौन कर रहा है? सेंट्रल कोल एंड माइन, ठीक है, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनको 1 लाख रुपए तक की सहायता देगा तैयारी करने के लिए। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे लोग गलत कर देंगे, ध्यान देना। सेंट्रल कोल एंड माइन मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी, कोयला मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था निर्माण पोर्टल को, और करेगा क्या? यूपीएससी क्वालिफाइड जो प्रीलिम्स बच्चे होंगे उनको 1 लाख रुपए की सहायता देगा ये निर्माण पोर्टल के थ्रू, ठीक है। पीएम स्वराज पोर्टल ये किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एम्पावरमेंट एंड सोशल जस्टिस ने लॉन्च किया है, जो क्या करेगा? एक जनरल टर्म का लोन एश्योरेंस का सहायता देगा 15 लाख तक का। किसको? SC ST और सैनिटेशन वर्कर्स होंगे या OBC होंगे उनको, ठीक है। एम्पलीफाइड 2.0 पोर्टल इसको लॉन्च किया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, जो क्या करेगा कि पूरे जो अर्बन इंडिया है उसकी जो भविष्य को लेकर के क्या तैयारियां हैं और रहने के लिए किस प्रकार की वहाँ पे सुविधाएं हैं, आवासन की सुविधाएं किस प्रकार से हैं, सैनिटेशन की क्या है, सारी चीज़ों को मॉनिटर करेगा और एक्सेस करेगा, ठीक है। एम्पलीफाइड 2.0 पोर्टल। सुस्वागतम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। सुस्वागतम आप लगा दोगे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म में, गलत है। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। क्या है इसमें? ये इशू करेगा ई-पास, अपेक्स कोर्ट में एंट्री के लिए ई-पास को इशूज़ करेगा, फैसिलिटेट करेगा, ठीक है। ई-केयर पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आपको पता है स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ठीक है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने। इसका क्या है कि इसको जो ध्यान देना है कि हमें क्या करना है कि टू ईज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग बैक द बॉडीज ऑफ इंडियन स्टेट अबॉर्ड क्या है कि जो बाहर विदेशों में जो है मानव अवशेष हैं उसको लाने के लिए एक जो है पूरी व्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए एक जो है ये ई-केयर पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लाया है, ठीक है। चैंपियन 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया? सेंट्रल MSME मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। क्या करना है इसको कि जो ये MSME है उसको और समावेशी तौर पे विकसित करने के लिए, समावेशी बनाने के लिए एक जो है इसका पोर्टल बनाया गया। इसका ऑब्जेक्टिव है संचार साथी पोर्टल है, ये यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लाया है। क्या करेगा कि जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है मोबाइल फ़ोन्स यूजर्स की भारत में उसको सिक्योर करेगा और जो भी फ्रॉड्स हो रहे हैं बाई मिस यूजिंग द मोबाइल फ़ोन्स उसको रोकेगा, ठीक है। युवा संगम पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लाया है, ठीक है। जो ये क्या करेंगे कि इसमें के थ्रू जो है जो नॉर्थ ईस्ट के जो यूथ हैं, ठीक है, उनका पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। तो इन सारे मेजर पोर्टल्स को, कैंपेन को, ठीक है, और आपके साथ मेजर ऐप्स को, साथ ही इनिशिएटिव्स को और स्कीम्स को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ों को कर लिया है। उम्मीद है कि इससे बाहर आपका कोई सवाल नहीं जाएगा और सारी चीज़ें आप कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर देखना। PDF मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन किए रहिएगा। और साथ ही साथ जो है प्लीज़ इनिशिएटिव अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, सपोर्ट करिए। और पूरी मैगजीन मैं आपको 10 क्लासेस में ही कंप्लीट करा दूंगा। कल सुबह की जो क्लास होगी उसमें हम लोग नेशनल के करंट अफेयर को कंप्लीट कर लेंगे और हिंदी में क्लासेस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय से शुरू हो जाएंगी हिंदी मैगजीन से, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कंटेंट पसंद में आया होगा, रिप्रेजेंट करने का, और सारी चीज़ें हम लोगों ने 1 घंटे में ये कवर की हैं। तो जल्दी से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप चाहो तो वीडियोस को फास्ट करके आप देख सकते हो, आधे घंटे में रिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।